वर्ल्ड न्यूज एंड एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमारी सोनम और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबर में। अपनी स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक तस्वीर हाल फिलहाल में चर्चा में है, खूब चर्चा में है, जस्टिस वर्मा की, जिनके घर से कथित तौर पर करोड़ों की नोट यानी नकदी बरामद हुई। इनको लेकर दो महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं। यानी एक तरफ इनका कच्चा चिट्ठा खुल रहा है और दूसरी तरफ हाई कोर्ट के ही पूर्व जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर हैं, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है और साफ साफ शब्दों में बताया है कि दुनिया में भारत के लोकतंत्र की स्थिति कहाँ पहुँच रही है और वो कौन कौन से पहलू हैं जिनके कारण भारतीय डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की अम्मा की हर रोज छीछालेदर हो रही है। और भारतीय लोकतंत्र को जो सबसे बड़ी बीमारी लगी है, उस बीमारी का पर्दाफाश इन्होंने किया है। डॉक्टर एस मुरलीधर ने अभी एक कार्यक्रम में जो बातें कही हैं, इंटरनेट शटडाउन को लेकर, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर, खासकर मीडिया और न्यायपालिका को कैसे एक दूसरे की ज़रूरत है, एक दूसरे को स्वतंत्र रखने के लिए, इन बातों पर आने से पहले आपको ये बता दें कि जस्टिस एस मुरलीधर वही हैं जिन्होंने साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आधी रात को ऐसा फैसला किया, ऐसा निर्देश दिया कि पावर में बैठे लोगों की चूलें हिल गई। और उसके बाद जस्टिस मुरलीधर के साथ जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। आज की तारीख में भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण बीमारियों को समझना है तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जस्टिस मुरलीधर अब सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में हैं, मगर बेहद कम शब्दों में इन्होंने बहुत कुछ समेटा है, इसलिए पूरी बात सुनिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री है, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी वो बातें आपके सामने ला पाते हैं जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है सत्ता और सेठों द्वारा। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस मुरलीधर भी यही बात कह रहे हैं कि कैसे मीडिया के बड़े हिस्से पर धन्ना सेठों का कब्जा है और धन्ना सेठ मीडिया को धंधे के रूप में चला रहा है, चाहे उसके बदले देश का और देश के लोकतंत्र का कुछ भी हो जाए। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में ही जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर से करोड़ों की जली हुई नोट कथित तौर पर पकड़ी गई, इस मामले में अब तक बहुत सारे मोड़ आ चुके हैं। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए ट्रांसफर कर दिया है। ये लेटर आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों का कहना है कि जस्टिस वर्मा जज रहने के लायक नहीं है, इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए और इनकी ईडी तथा CBI से जांच करवाई जाए। यानी सोमवार को बार एसोसिएशन ने जनरल हाउस बुलाया और वहां पर महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग का प्रस्ताव पारित किया। साथ ही जांच एजेंसियों से कैस मामले में हस्तक्षेप की मांग की, जांच की मांग की और ये प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी CJI संजीव खन्ना को भेज। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि यशवंत वर्मा जज के रूप में बने रहने के लायक आदमी नहीं है। इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट या दिल्ली हाईकोर्ट में अब तक जो फैसले दिए हैं उन पर भी पुनर्विचार किया जाए। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों का कहना है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच हो, इन्हें पद से हटाया जाए, ये जज रहने के लायक नहीं है और इन्हें इलाहाबाद तो बिल्कुल मत भेजिए। आपको याद होगा हाल ही में इन्हीं वकीलों ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ेदान थोड़ी ना है कि वर्मा जैसे लोगों को यहाँ पर भेज दीजिए, वहां इनके घर में नोट पकड़ाया, आप उठा के इलाहाबाद भेज दीजिए। वैसे जस्टिस वर्मा कथित बेईमान जजों की लिस्ट में इकलौते नहीं हैं, दर्जनों नाम है। फुर्सत नहीं मिल पा रही है, जिस दिन फुर्सत में होंगे लंबी चौड़ी लिस्ट निकालकर आपके सामने रखेंगे। मगर पहले जस्टिस एस मुरलीधर को सुन लीजिए, यानी उनकी बातें सुन लीजिए। उन्होंने भारत की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहा है। अब से मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं, एक एक शब्द को एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा। ये भारतीय लोकतंत्र का वर्तमान ब्लड रिपोर्ट समझ लीजिए। पूर्व जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर 2 अगस्त 1961 को पैदा हुए। 1984 में चेन्नई में वकालत शुरू की और 87 में सुप्रीम कोर्ट तथा दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू किया। लॉ, पॉवर्टी एंड लीगल एड, एक्सेस टू क्रिमिनल जस्टिस नामक एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। मई 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट के भीतर जज के रूप में नियुक्त किया गया। हाल फिलहाल की बात करें तो साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान जस्टिस मुरलीधर अचानक से चर्चा में आ गए, क्योंकि दंगों के मामलों में सुनवाई के दौरान उन्होंने हिंसा में घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और दिल्ली पुलिस को जवाबदेह ठहराने के लिए आधी रात को अपने आवास पर आपातकालीन सुनवाई की थी। यानी जैसी निष्क्रियता कथित रूप से दिल्ली पुलिस दिखा रही थी दिल्ली दंगों के दौरान, उसे लेकर जस्टिस मुरलीधर ने कड़ा रुख अपनाया। और आप तो जानते ही हैं कि देश की राजधानी 3 दिन तक लगातार जलती रहे, ये बिना लापरवाही, बिना किसी षड्यंत्र, बिना किसी साजिश के संभव नजर नहीं आता। फिर क्या था, जैसे ही जस्टिस मुरलीधर ने जिम्मेदार लोगों के कान मरोड़े, बात ऊपर तक पहुंच गई और बड़े बड़े लोगों की कुर्सियां हिलने लगी। इस फैसले के तत्काल बाद जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया गया। इसे लेकर उस वक्त खूब विवाद हुआ था। बाद में यह भी सवाल
सवाल उठने लगा कि आखिर जस्टिस मुरलीधर जैसे ईमानदार और तटस्थ जज को सुप्रीम कोर्ट में जगह क्यों नहीं मिली। और आप तो जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सरेआम कहा था कि अदालतों में 3 तरीकों से छलनी लगाकर जजों से काम करवाया जाता है। पहला तो नियुक्ति के दौरान ही छांट लिया जाता है कि कौन सा जज सत्ता के काम के लायक है और कौन सा नहीं। जो काम के लायक नहीं है उसे कुर्सियां नहीं दी जाती है। दूसरा, जजों को लालच दिया जाता है, रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े पदों का लालच, भर भर के पैसों का लालच, करोड़ों का, रिश्तेदारों को अलग अलग तरीके से लाभ पहुंचाने का लालच, जैसे बेटवा बेटिया को कहीं सेट कर देंगे, और तो और राजनीति में सांसद विधायक बनाने का भी लालच। और हाल फिलहाल में जस्टिस वर्मा के यहाँ जो करोड़ों का कैश पकड़ा गया, हो सकता है वो भी किसी लालच का ही परिणाम होगा। यदि सच में कैश मिला है तो निश्चित तौर पर किसी अन्याय के बदले में ही जज साहब ने अपनी कलम को बेचा होगा, कलम को नीलाम किया होगा, कलम की बोली लगाई होगी। प्रशांत भूषण कहते हैं कि तीसरा तरीका जो है वो सबसे खतरनाक है, जजों के पीछे जांच एजेंसी लगा देना। जी हाँ, प्रशांत भूषण ने कहा था कि एजेंसियों को लगाकर पता लगाया जाता है कि जज का कोई माइनस पॉइंट ढूंढो और जैसे ही मिल जाए इनको टॉर्चर करना शुरू करो और टॉर्चर करके अपने हिसाब से फैसले लिखवाओ। यानी ये सब कुछ तो हमने पहले ही देख लिया है, दिखा दिया है, बता दिया है। फिलहाल जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए स्वतंत्र मीडिया की जरूरत है और स्वतंत्र मीडिया के होने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत है। ये जरूरत कैसे है, क्यों है, अभी थोड़ी देर में इस पर बात करेंगे अच्छे से। और भारत में ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है इस पर भी बात करेंगे। मगर उससे पहले ये जानिए कि साल 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की लिस्ट में भारत की रैंकिंग 159वीं है। यानी ऐसे ही चलता रहा, कोई महामानव 18 घंटे काम करते रहे तो जल्द ही हम नीचे से टॉप करेंगे। पूर्व जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि इंटरनेट शटडाउन का भी लगातार उपयोग हो रहा है और यह भी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक बाधा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 के एक फैसले में ही कहा था कि इंटरनेट शटडाउन मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है या तो बहुत कम हो रहा है। अदालत के ऐसे निर्देश के बाद भी सरकार लगातार इंटरनेट शटडाउन करती रहती है, जो कि सीधे तौर पर पत्रकारों के लिए एक प्रतिबंध के रूप में है। जम्मू कश्मीर हो, किसानों का विरोध हो, मणिपुर की हिंसा हो या फिर परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट को बंद करना, ये सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है। साल 2022 और 2023 में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन भारत, ईरान, म्यांमार और यूक्रेन में हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक स्तर पर 294 इंटरनेट शटडाउन हुए और इनमें से 84 यानी 28% खाली भारत में हुए। यानी इंटरनेट बंद करके लोगों की आवाज दबाने में भी हम टॉप पर चल रहे हैं। अपनी इस चर्चा में पूर्व जस्टिस मुरलीधर ने मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर सब कुछ खोल खाल के रख दिया है, बहुत कुछ बोला है। उन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर बातें कही। उन्होंने बताया कि अकेले 2023 में 5 पत्रकारों की हत्या की गई और 226 को निशाना बनाया गया, जिनमें से 148 मामलों के लिए स्टेट के लोग जिम्मेदार थे, यानी सिस्टम जिम्मेदार था। इतना ही नहीं, जस्टिस मुरलीधर का कहना है कि दिल्ली यानी भारत की राजधानी पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक क्षेत्र के रूप में सामने आ रही है। यहाँ 51 पत्रकारों को सरकारी एजेंसियों ने निशाना बनाया। उड़ीसा के पत्रकार ज्योति रंजन महापात्रा पर हमला किया गया, नागपुर के पत्रकार विनय पांडे को सिर कलम करने की धमकी मिली और हाल ही में हमने आपको बताया था किस तरीके से छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार को कथित भ्रष्टाचारी ठेकेदार ने मार के अपने ही सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। रामराज वाले यूपी में हाल ही में आपने देखा दैनिक जागरण के एक पत्रकार की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। वैसे अमूमन मैं इन चीजों को इग्नोर कर देता हूं, इस पर चर्चा करना नहीं चाहता, कम से कम पब्लिक में बताना नहीं चाहता, मगर बता देता हूं। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कोई पाटिल साहब हैं, वो लगातार फोन करके धमकियां दे रहे हैं, गरिया रहे हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि आखिर उनकी समस्या क्या है, समझाना चाहता हूं, मगर वो चर्चा नहीं चाहते। फोन रिसीव होते ही अच्छी अच्छी गालियां देना शुरू कर देते हैं और धमकी देना शुरू कर देते हैं। उनकी शिकायत ये है, जो पहली बार बात हुई तो पहली एक लाइन में उन्होंने कहा कि संभाजी को संभाजी क्यों कहा, संभाजी महाराज क्यों नहीं कहा। अब सवाल यह है कि संभाजी का नाम संभाजी है, हम संभाजी महाराज जबरिया क्यों लगा दें? और नहीं लगाना कोई अपराध तो है नहीं, किसी का नाम लेना अपमान करना नहीं होता है। जिस तरह अंधभक्त कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी काहे कह रहे हो, मोदी जी कहो। अरे भाई, उनका नाम नरेंद्र मोदी है और उनका नाम लेना ये अपमान करने की श्रेणी में नहीं आता है। आप अगर जी लगाते हैं तो ये अतिरिक्त सम्मान है, ये आपकी मर्जी है। मगर इन लोगों को समझाए कौन, जिनकी जबान और संस्कार में सिर्फ गाली ही गाली है। मैं अभी उनका पूरा नाम और नंबर पब्लिक करना नहीं चाहता, कोई पुलिस या शिकायत भी करना नहीं चाहता। हो सकता है वीडियो को फिर से अगर वो देखें तो सुधर जाए, मान जाए, नहीं मानेंगे तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक बात और याद दिला दें, आपके मन में आएगा कि मैं उनका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं कर देता, तो हुजूर नंबर बदल बदल के फोन कर रहे हैं। तो पूर्व जस्टिस मुरलीधर कह रहे हैं कि ये सारी घटनाएं पत्रकारों के लिए डेंजर माहौल प्रदर्शित करती हैं। पत्रकार जब राजनीतिक भ्रष्टाचार, पर्यावरण अपराध जैसे संवेदनशील मुद्दों को कवर करते हैं तो अक्सर हिंसा और धमकी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही पत्रकारों को विदेश यात्रा करने से
से पहले ही, विमान में चढ़ने से पहले ही रोकने का मामला भी खूब चल रहा है। जब राणा अयूब महिला पत्रकारों के खिलाफ हिंसा पर बातचीत करने के लिए यूरोप जाने वाली थी तो उन्हें रोकने की कोशिश हुई, मगर दिल्ली हाईकोर्ट ने मदद की। जबकि पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली कश्मीरी फोटो पत्रकार सना इरशाद मट्टू को अक्टूबर 2022 में वैध अमेरिकी वीजा होने के बावजूद दिल्ली हवाई अड्डे पर रोक दिया गया और न्यूयॉर्क में प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने से रोक दिया गया। क्यों रोका गया, किसी को पता नहीं। आगे जस्टिस मुरलीधर कई पत्रकारों के नाम बता रहे हैं, जैसे फहाद शाह, शहजाद गुल, आसिफ सुल्तान और माजिद हैदरी। ये कश्मीरी पत्रकार हैं जिन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम सहित कई कठोर आपराधिक कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया और लंबे वक्त तक जेल में ठूस कर रखा गया। जस्टिस मुरलीधर कहते हैं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और NBDA जैसी चीजें तो हैं, लेकिन इनकी शक्तियां बहुत कम है, ज्यादातर ये काम भी नहीं करते। और इनकी आलोचना करते हुए जस्टिस ने कहा कि PCI की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को प्रमुखता से दिखाया जाता है और दर्शकों से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा जाता है, यानी सरकारी प्रचार। अगली बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। पूर्व जस्टिस मुरलीधर कह रहे हैं कि वास्तव में स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए तो मीडिया को स्वतंत्र रहना होगा, और स्वतंत्र मीडिया चाहिए तो न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना होगा। यानी इनमें से एक भी गुलाम हुआ, एक ने भी सत्ता की चाटुकारिता शुरू की, एक ने भी पैसे के दम पर झुकना कबूल कर लिया तो दोनों गुलाम हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि कैसे। तो यदि न्यायपालिका के भीतर बैठे जज सत्ता और सेठों की दलाली कर रहे हैं, उनके हक में फैसले दे रहे हैं, देश और जनता का हक लूट रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, और इन मामलों पर बात न हो, मीडिया में इसकी आलोचना न हो, सवाल न हो, तो मिलाड और मनबड़ हो जाएंगे और मनबड़ाई करेंगे और जम के लूटेंगे। कोई भगवान से पूछकर फैसला लिखने लग जाएगा, कोई महामानव के साथ घंटी बजाने लग जाएगा, कोई इस्तीफा देकर सांसद बन जाएगा। और ऐसे कार्यों की आलोचना तभी होगी जब मीडिया स्वतंत्र होगा। अब सुनिए, अगर मीडिया दलाली कर रहा है, सत्ता और सेठों के हाथों में खेल रहा है, उनके इशारे पर देश में आग लगा रहा है, दिन रात हिंदू मुस्लिम की डिबेट कर रहा है, देश के नौजवानों को आतंकवादी बना रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मौन है और हिंदू मुस्लिम की डिबेट में मुर्गा लड़ाई करवा रहा है, इन सारी चीजों को होता हुआ देखकर भी यदि न्यायपालिका में बैठे जज खामोश हैं, किसी गोदी मीडिया के लपटजंडिस के खिलाफ एक्शन नहीं होता है, किसी चैनल के खिलाफ एक्शन नहीं होता, तो जाहिर सी बात है लपटजंडिसों की मनबड़ाई हो जाएगी और फिर ज्यादा आग लगाएंगे। और यही पिछले 11 साल से हो रहा है। आप ढूंढ मारिए पूरा का पूरा गोदी मीडिया, पिछले 11 सालों में न्यायपालिका के भीतर के भ्रष्टाचार पर कितनी चर्चा हुई, कितने सवाल पूछे गए। महाराष्ट्र में सरकार गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की देरी को लेकर कितनी आलोचना हुई, कितनी मुर्गा लड़ाई हुई। पूर्व CJI चंद्रचूड़ के घर प्रधानमंत्री द्वारा घंटी बजाए जाने को लेकर कितनी आलोचना हुई। रंजन गोगोई को राज्यसभा सांसद बनाने को लेकर आपको न के बराबर चीजें मिलेंगी। इसी तरह से जरा पता लगाइए, पिछले 11 साल में देश की तमाम न्यायपालिकाओं के भीतर बैठे सैकड़ों जजों ने कितनी बार गोदी मीडिया के लपटझंडिसों को सजा सुनाई, कितने चैनलों पर पाबंदी लगी, किस नफरती एंकर को ऑफ एयर किया गया। जवाब मिलेगा किसी को नहीं, किसी को ऐसी सजा नहीं मिली कि वो सुधर जाए, सुधरने की कोशिश भी करे। यानी आलोचना न होने से, सवाल न होने से न्यायपालिका के भीतर बैठे लोग बिगड़ गए, न्यायपालिका को बदनाम किया और न्यायपालिका के भीतर से नफरती न्यूज एंकरों और गोदी मीडिया के लपटझंडिसों तथा न्यूज चैनलों के खिलाफ कार्रवाई न होने के कारण ये सब मनबड़ हो गए और पूरे देश में आग लगा रहे हैं। आइए अब जस्टिस मुरलीधर की बातों पर कुछ और आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि साल 2002 के गुजरात दंगों पर BBC की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी तथा प्रधानमंत्री के व्यंग्यात्मक कार्टून प्रकाशित करने के मामले में एक तमिल पत्रिका की वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश मद्रास हाईकोर्ट ने दिया। इस बात की आलोचना पूर्व जस्टिस मुरलीधर कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये पूरी तरह से स्थापित कानून के विपरीत है कि सरकार की आलोचना राष्ट्र विरोधी है। भले ही गलत सूचना के आधार पर ही क्यों न कोई सरकार की आलोचना कर रहा हो, मगर यह देश विरोधी कार्य नहीं हो सकता। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये देश विरोधी नहीं है। पूर्व जस्टिस मुरलीधर कहते हैं कि पत्रकारों के खिलाफ UAPA और PSA जैसे कठोर कानूनों का इस्तेमाल चिंताएं बढ़ाने वाला है। और इसी देश के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस पूछ रहे हैं कि देश जानना चाहता है कि आज के समय में हमारे गणतंत्र में, भारत में स्वस्थ हास्य की भावना, खुद पर हंसने की क्षमता या सरकार पर कटाक्ष करना इतना कठिन क्यों हो गया है। आज की तारीख में यह सवाल महाराष्ट्र की सरकार और एकनाथ शिंदे से पूछा जाना चाहिए, जो कि डिप्टी CM है। पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्यों उन्होंने जो किया है इतिहास में, उसी बात को कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बोल दिया तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना कठिन क्यों हो गया है झेलना। पूर्व जस्टिस ने फैक्ट चेकर्स को लेकर भी दुख जताया, जो फर्जी खबरों को पकड़ते हैं उन्हें भी परेशान किया जाता है। पूर्व जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया आने के साथ साथ भारत में 2 चीजें हुई हैं।
एक तो गलत सूचना की भरमार, दूसरा इसने स्वतंत्र आवाजों के लिए एक मंच प्रदान किया है। यानी जब सत्ता और सेठ मिलकर किसी पत्रकार से परेशान हो जाएं और उसे सड़क पर लाने के लिए बड़े बड़े चैनल खरीद लें, पत्रकार को बाहर कर दें, तब वो यहाँ पर यानी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आकर अपनी पत्रकारिता को जारी रखे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाता रहे। यानी एक तरफ वो लोग हैं जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग गलत सूचना फैलाने के लिए कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जैसे लोग हैं जो स्वतंत्र रहकर जनता के मुद्दों पर बात कर पाते हैं। हालांकि ये चिंता का विषय है कि सोशल मीडिया गलत सूचना और भ्रामक चीजों को बढ़ावा देने का एक अड्डा बन गया है, और जब भी इसे दूर करने की बात आती है तो सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने में लग जाती है कि गलत सूचना तो रुके चाहे न रुके, लेकिन स्वतंत्र आवाजों को दबा दिया जाए। और वैसे भी जो सत्ता आईटी सेल बनाकर गलत सूचना फैलाती हो, जिस सत्ता के मुखिया से लेकर छुटभैया नेता तक दिन रात झूठ बोलते हो, जिसने पूरा का पूरा गोदी मीडिया खड़ा किया हो झूठ फैलाने के लिए, वो झूठ के खिलाफ क्या लड़े। अदालतों से टेक डाउन और गैग ऑर्डर यानी ऑनलाइन वीडियो पोस्ट हटाने को लेकर जो आदेश आते हैं, उसे लेकर भी जस्टिस मुरलीधर का कहना है कि ये असहमति को दबाने वाली चीजें, ये अच्छा नहीं है। हाल ही में आपने देखा जग्गी वासुदेव को लेकर कई सारे गंभीर आरोप पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने लगाए थे। कई ईमेल उन्होंने पब्लिक किया, जग्गी वासुदेव के लोगों से सवाल भी पूछा, मगर जग्गी वासुदेव के लोग दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए और दिल्ली हाईकोर्ट ने एक तरफा फैसला देते हुए वीडियो हटाने का आदेश दे दिया। दूसरे पक्ष को बताया तक नहीं कि कोई सुनवाई हो रही है। और इस आदेश के आधार पर न सिर्फ श्याम मीरा सिंह की वीडियो को डिलीट करवाया गया, बल्कि ढूंढ ढूंढ के यूट्यूब पर हर जगह से वीडियो डिलीट करवाए गए। लोकहित इंडिया का वीडियो भी यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। आगे जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद जो पत्रकार सत्य की खोज में दृढ़ हैं, वो आगे बढ़ते रहें। भारत में मीडिया को अपनी स्वतंत्रता और आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि इसका मुख्य कारण ये है कि मुख्य धारा के अधिकांश प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या तो बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के अंडर में है, यानी धन्ना सेठ लोग उसके मालिक हैं, या फिर राजनीतिक दलों के चैनल हैं। प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों ही पूरी तरह से व्यवसायी आधार पर काम करते हैं, क्योंकि वे सरकारी विज्ञापनों, लाइसेंस और परमिशन तथा कारपोरेट प्रोग्राम और विज्ञापन पर निर्भर है। इन मीडिया घरानों का अपना वेब वर्जन भी है, यानी आसान भाषा में कहें तो चूंकि मीडिया पर कब्जा धन्ना सेठों और राजनीतिक दलों का है, अब जो मीडिया हाउस या जो पत्रकार सेठ और सत्ता की खाएगा तो उन्हीं के फायदे की बात करेगा। देश में आग लगाने से, नफरत फैलाने से यदि राजनीतिक दल को सत्ता मिलती है तो मीडिया वही करेगा, वही कर भी रहा है। किसको फायदा मिलता है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। और जिसकी सत्ता से धन्ना सेठों का लाखों करोड़ों का लोन आसानी से माफ हो सकता है, बड़े बड़े ठेके मिल सकते हैं, देश की संपत्ति मिल सकती है, वो धन्ना सेठ भी सत्ता को सूट करने वाला प्रोग्राम ही चलाएगा, मुर्गा लड़ाई कराएगा। यानी पूरी बीमारी मीडिया की ही है, और इस बीमारी को दूर करने का हथियार सिर्फ आप जनता के पास है। जनता जब स्वतंत्र आवाजों को मजबूत करेगी और इसके साथ ही गोदी मीडिया का बायकॉट करेगी, उसके प्रिंट वर्जन, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन और डिजिटल वर्जन सबको देखना सुनना बंद करेगी, उन्हें ब्लॉक करेगी, तब जाकर ही सही सूचनाओं की प्राप्ति होगी। हालांकि बहुत कम हो पाएगी, लेकिन जो होगी वो सही होगी। तो जब आप स्वतंत्र आवाजों को आगे बढ़ाएंगे, लपट झंडिसों को पीछे ढकेलेंगे, तभी भारतीय लोकतंत्र से कुछ उम्मीद करिए। अन्यथा सेठों और सत्ता का सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा और आप भविष्य को लेकर चिंतित होते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।